दोस्तों, स्पीड अप ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर विषय बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया की क्लास 4 देखेंगे, जिसमें देखेंगे हम किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था क्या होती है, किशोरावस्था को किस नाम से जानते हैं, ठीक है, एंड ये किस भाषा का शब्द है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। किस भाषा का शब्द है, ठीक है, कहाँ से लिया गया है और क्या क्या परिवर्तन आते हैं इसमें, वो सारी चीज़ें देखेंगे इसमें। और शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे आपको, ठीक है। देखिए, यहाँ से देखते हैं कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव का विरोध की अवस्था होती है। अब ये पूछ दिया जाता है कि ये किसने कहा है, किस वैज्ञानिक के अनुसार। हर वैज्ञानिक का अलग अलग मत होता है ना, तो उसी के अनुसार पूछ दिया जाता है कि इनके अनुसार बताइए। तो यहाँ पे स्टैनली हाल है, तो इनके हाल पूछा, इनका कथन क्या है कि किशोरावस्था बड़े बल, संघर्ष, तनाव एवं तूफान का विरोध करती है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किशोरावस्था बड़े बल, संघर्ष, तनाव और तूफान का विरोध करती है, ये किस वैज्ञानिक ने कहा है? तो ये आपके मनोवैज्ञानिक थे, स्टैनली हाल ने कहा था, ठीक है। अब किशोरावस्था का आरंभ आरंभ कब से माना गया है कि किशोरावस्था का आरंभ लगभग 13-14 वर्ष से होता है ना। 13-14 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है किशोरावस्था, परंतु व्यक्तिक भेद होने के कारण इसकी कोई आयु सीमा नहीं खींची जा सकती है। यानी व्यक्तिक भिन्नता होती है, किसी में जल्दी से किशोरावस्था आ जाती है, किसी में लेट आती है। जैसे लड़कों की अपेक्षा जो गर्ल्स होती हैं उनमें बहुत मतलब 2 साल जल्दी आ जाती है गर्ल्स में, और बॉयज़ में 2 साल लेट हो जाता है, ठीक है। इस कारण किशोरावस्था के आरंभ का निश्चित समय नहीं बताया जा सकता है। ये डिफरेंट होता है, कोई 12 से मानता है, कोई 13 से मानता है, ठीक है। और विभिन्न व्यक्तियों का तारुण्य काल विभिन्न आयु से आरंभ होता है, अतः उनकी किशोरावस्था का आरंभ तभी से माना जाना चाहिए। यह अवस्था लगभग 18-19 वर्ष तक मानी जाती है। यानी कि लास्ट में लगभग ये होता है कि 18-19 लास्ट है, अब तक इस टाइम का क्या माना जाएगा? किशोरावस्था माना जाएगा। और किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। किशोरावस्था को ही जीवन का कठिन काल कहा गया है, ठीक है। और पूछ दिया जाएगा कि जीवन का कठिन काल किसने कहा है? ये भाई, जब कठिन काल है तो ये कहा किसने है? तो ये आपके एक साइंटिस्ट थे, किलपैट्रिक थे, उन्होंने कहा है। किलपैट्रिक ने ये बात कही थी। इस चीज़ को नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। और इसी तरह से पूछते हैं कि इसमें भावात्मक काल की अवस्था कहा जाता है। जो किशोरावस्था है इसे ही हम भावात्मक काल की अवस्था कहते हैं। तो ये आपका भावात्मक काल की अवस्था किसने कहा है? तो ये कहा है आपके कार्ट लेविन ने। देखिए, आप थोड़ा राइटिंग पे नहीं जाएंगे। एक्चुअली हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तो हाथ अभी टूटा हुआ है, और उसी टूटे हुए हाथ से आपको पढ़ा रहे हैं, तो राइटिंग थोड़ा दिक्कत देगा, आपको समझ कम आ सकता है। आने वाले कुछ दिनों में जैसे ही हाथ ठीक होता है तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यानी कि जैसे ही बाल्यावस्था होती है और बाल्यावस्था से वो मेच्योरिटी की तरफ जब बढ़ेगा, जब मेच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगता है बालक, तो किशोरावस्था स्टार्ट होने लगती है, ठीक है। इस अवस्था में अधिक अपराध होते हैं, यानी कि जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं लोग, गलत संगत के हो जाते हैं, ठीक, गलत संगत में पढ़कर, तो वो किस में होते हैं? वो किशोरावस्था में ही होते हैं, ठीक है। किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाली काम वासना किशोर तथा किशोरी के जीवन पर विशेष प्रभाव डालती है। यानी कि जब हार्मोन्स क्रिएट होने लगते हैं किशोरावस्था में, तो वो विपरीत लिंग की तरफ होते हैं, जैसे गर्ल्स बॉय की तरफ, बॉय गर्ल्स की तरफ। तो उनमें क्या होता है? काम वासना किशोर किशोरी के जीवन में विशेष प्रभाव डालती है, ठीक है। उसके व्यक्तित्व का प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित होता है, उसके व्यवहार की प्रकृति इसी पर निर्भर करती है, ठीक है। तो जो उसके व्यवहार की प्रकृति है वो किशोरावस्था पर ही करती है। ऐसा नहीं वो सार किसी में क्रिएशन होते हैं ये सब हार्मोन्स के, ठीक है। इस अवस्था में बालक बालिका में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। बालक बालिका खूब बहुत कुछ करने की सोचते हैं ना, देश के प्रति, और वैसे सब कुछ करने की सोचते हैं। मान सम्मान की भावना इसी किशोरावस्था में आती है, ठीक है। किशोरावस्था जीवन का कठिन तथा नाजुक कहा जाता है। और कठिन और नाजुक किसने कहा है? आपको अभी बताया था, क्या आपको याद है? किसने किसको बताया था? कठिन काल और नाजुक काल किसने कहा है? ये किलपैट्रिक ने कहा है, ठीक है। इस अवस्था में बालक का झुकाव जिस ओर होता है वह उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। जैसे आपने देखा होगा, जब किशोरावस्था में कोई बालक है और जिसका पढ़ाई में अच्छा मन लग रहा है, तो वो सिर्फ उसी दिशा में बढ़ता है, ठीक है। और कोई बच्चा प्यार मोहब्बत की
लाइन में आ जाता है तो फिर उससे सब कुछ वही लगने लगता है, सब भगवान माँ बाप सब वही दिखने लगता है ना। तो इसीलिए कहा गया बच्चा जिस संगत में पड़ जाएगा उसी तरफ उसका झुकाव हो जाएगा, उसी दिशा में वह आगे बढ़ना लगता है। ठीक है, आगे देखेंगे। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियों तो सॉरी यहाँ से था, इस अवस्था में किशोरों के आवेगों तथा संवेगों में इतनी परिवर्तनशीलता होती है कि वह प्रायः समाज विरोधी व्यवहार करता है। उनके जो अंदर आने वाले आवेग हैं उनमें परिवर्तन होता है तो समाज विरोधी भी व्यवहार करने लगता है, यानी कि वो क्या गलत है क्या सही है वो खुद ही अपने ऊपर डांट समझने लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। अगर परिवार वालों ने कह दिया कि बेटा या समाज वालों ने कह दिया ये चीज़ गलत है तो वो उसका विरोध करेंगे, नहीं हम सही हैं, है ना। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियों की अपराध प्रवृत्ति की चरम सीमा पर पहुंच जाती है। बालक नशीली वस्तुओं का सेवन आरंभ कर देते हैं, जैसे गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट और ड्रिंक, शराब वगैरह, ये सब चीज़ों का सेवन करने लगता है। ठीक है, नशा प्रवृत्ति में। अपने यहाँ इधर लोकल में तो कम होता है ऐसा, लेकिन जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पे देखिए आप, सब बालक और जो किशोरावस्था वाले सभी नशे करते हैं। इस अवस्था में किशोर का शारीरिक विकास तेजी से होता है, यानी एकदम लंबाई बढ़ेगी, शरीर बढ़ेगा, लंबा चौड़ा एकदम हो जाएगा और ढेर सारे परिवर्तन होने लगते हैं। इससे उसमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है। जैसे जब उसका शरीर का विकास होता है, जब कोई चीज़ सडनली होती है तो क्या होता है कि उसमें कई सारे परिवर्तन होने लगते हैं, तो उसमें क्रोध भी होगा, घृणा होगी, चिड़चिड़ापन आदि उत्पन्न हो जाते हैं। इससे किशोर को वातावरण से समायोजन करने में कठिनाई होने लगती है और इस अवस्था में बालक उदंड हो जाता है। कहते हैं ना ये बड़ा ही बदतमीज बालक उदंड है, ना बात करने का कला, वो किशोर अवस्था में ही होता है ना। नेक्स्ट देखेंगे। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जी, फिर से देखो ये शब्द आ गया, जीवन का सबसे कठिन काल है। आपको याद होगा कि किसने कहा है ये, बस जीवन का सबसे कठिन काल है, ये कहा है किलपैट्रिक ने। आप याद रखेंगे, ये बार बार कई बार ये पूछा गया है और ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है, किलपैट्रिक। ठीक, क्यों क्यों कहा जाता है, ये निम्नलिखित कथन से स्पष्ट हो जाता है कि 11-12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार का आरंभ होता है। जो हमारे अंदर मसल्स होती हैं उसमें ज्वार का आरंभ होता है। इसको किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। जब एकदम बच्चा यंग जैसा दिखने लगता है और उसकी नसों में ज्वार उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम किशोरावस्था के नाम से आते हैं। तो इस ज्वार का बाढ़ के समय ही उपयोग कर लिया जाए एवं इसकी शक्ति एवं धारा के साथ साथ नवीन यात्रा का आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। जैसे ही बच्चा परिपक्व होता है और वो यंग होने लगता है तो उसको एकदम सही रास्ता दिखाया जाए। ठीक है, सही रास्ता दिखाया जाए तो वो वही रास्ता में चला जाएगा। यदि किशोरावस्था में बालक गलत संगत में पड़ जाए तो उसको कोई सुधारने वाला नहीं है, फिर वो गलत ही दोस्तों को साथ करेगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारे यहाँ पे किशोरावस्था से रिलेटेड समाप्त होता है। लेकिन और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। जैसे ये एक लैटिन भाषा का शब्द पूछ दिया जाता है, किशोरावस्था जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। आप नोट कर लेंगे, कई बार पूछा गया है, आपके इस बुक में नहीं दिया गया है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ये लैटिन भाषा का शब्द है। और पूछ दिया जाता है कि बच्चे समूह बनाने की प्रवृत्ति आ जाती है, तो बच्चे समूह बनाने की प्रवृत्ति किस में आती है, तो वो आती है वो किशोरावस्था, इसी अवस्था में ही आती है समूह बनाने की प्रवृत्ति। ठीक है, और क्या होता है, पूछ जाता है कि विषमलिंगी परिवर्तन किस अवस्था में होता है, तो वो भी इसी अवस्था में होता है विषमलिंगी परिवर्तन। ठीक है, और हार्मोन्स चेंज किस अवस्था में होते हैं, तो जो हार्मोन्स चेंज होते हैं वो भी इसी अवस्था में होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स चेंज भी इसी अवस्था में होते हैं। और आपसे पूछ दिया जाता है कि किस अवस्था में वीर पूजा की भावना जागृत होती है, तो वो भी आपकी किशोरावस्था में जागृत होती। आप स्टॉप करके ये जो मैं बोल रहा हूँ नोट कर लें। ठीक है, आपकी बुक में भी नहीं दे रखा है लेकिन ये किशोरावस्था थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ये आपको सीटेट में भी काम आएगा। जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ये सीटेट में भी आपके काम आएंगे और इस बीटीसी में भी आपके काम आएंगे। ठीक है, या यूपी टेट वगैरह देने जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से आप देखें। या इन्फेंसी क्राइसिस की अवस्था भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, जो क्राइसिस इन्फेंसी क्राइसिस की व्यवस्था है तो उसे भी इसी अवस्था कहा जाता है। ठीक है, इन सभी को नोट कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और कि बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्न कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब जो अधिगम, जैसे बच्चा कोई सीखता है, अधिगम मीन्स क्या होता है, सीखना होता है, तो बाल विकास में जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनको बताइए। तो कई सारे कारक हैं, जैसे विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण,
जो आपकी विषय सामग्री है उसको कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका प्रस्तुतिकरण कैसा है ना। और नेक्स्ट, बालकों की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। यदि बालक शारीरिक एवं मानसिक उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो उसका अधिगम प्रभावित होगा, वो सही से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, सही से नहीं सीख पाएगा। अब बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा किस तरह से है ना, पुनर्बलन कैसा है उसका, है ना, और समय व थकान, उसके पास समय पर्याप्त होना चाहिए, थकान नहीं होनी चाहिए ना। ये अगर समय कम है, थकान ज़्यादा रहती है तो भी अधिगम को प्रभावित करेगा। उद्देश्यों का स्पष्टीकरण होना चाहिए, अभिप्रेरणा होनी चाहिए, है ना। सीखने का उचित वातावरण भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी मतलब सीखने को उचित वातावरण होना चाहिए जहाँ शोरगुल ना हो, अच्छी तरह से बैठने का विद्यालय बढ़िया हो, है ना, और सही सही से फैसिलिटी हो। परीक्षण होना चाहिए उसका टाइम टाइम पर। अध्यापक की भूमिका का भी रोल होता है, अध्यापक आपको जो पढ़ा रहा है वो कैसा है, तो बालक के अधिगम पर उसका भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अधिक प्रयुक्त विधियाँ हैं, ये हेतु प्रयुक्त विधियाँ हैं, ये ढेर सारी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इसमें आगे क्या दिया गया, बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर संक्षिप्त लेख दी। जो बाल विकास की आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है, उस पर संक्षिप्त लेख पूछा गया। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी तरह से आपको लघु उत्तरीय में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कैसे लिखेंगे, आपकी बाल मनोविज्ञान का अध्ययन न केवल छात्रों के लिए वरन अध्यापकों के लिए भी उपयोग होता है। भाई बाल मनोविज्ञान का अध्ययन अगर अध्यापक नहीं करेगा तो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, उसके मन की बात कैसे जानेगा, उसको नहीं पढ़ाना जाए। तो बच्चों को तो आवश्यक है ही है, लेकिन उससे पहले टीचर को भी उसका अध्यापन करना चाहिए। बाल मनोविज्ञान के अभाव में कोई भी अध्यापक अपने कार्य को कुशलतापूर्वक संपादित नहीं कर सकता है। जब उसने उस चीज़ को पढ़ा ही नहीं होगा, उसके अंदर बाल मनोविज्ञान की जानकारी ही नहीं होगी, तो बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाल मनोविज्ञान का ज्ञान ही अध्यापक की सफलता का रहस्य है। अगर बाल मनोविज्ञान की नॉलेज अच्छी तरह से है तो अध्यापक की सफलता का रहस्य भी यही है, ठीक है। अपने शिक्षण का कार्य को प्रभावी बनाने तथा छात्रों को सीखने को सरल, सहज, रुचिकर बनाने के लिए अध्यापक को मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करना अनिवार्य है। इस संदर्भ में एलिस किरो के विचारों का उद्धृत किया गया है। अब ये एलिस किरो है, ठीक है, एलिस किरो, इनको याद रखना होगा कि इनके विचार क्या है। देखेंगे यहाँ से, शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए जो सफल शिक्षण को और फलोत्पादक अधिगम के लिए अनिवार्य है। तो पूछ दिया जाएगा, ये कथन दे दिया जाएगा कि ये जो कथन है वो किसका है, तो आप बताएंगे ये कथन किसका है, एलिस किरो का है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बालक के विकास को में जो परिवर्तन होते हैं उसका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो बालक के विकास में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, तो उसको आप स्पष्ट करें कैसे होता है, ठीक। देखेंगे, बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उसका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, क्योंकि विकास ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। पूछ दिया जाएगा कि विकास कैसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत भर चलती है, नहीं चलती है ना, तो जीवन पर्यंत भर चलती है, किसी न किसी रूप में चलती रहती है। प्राणी के जीवन विकास में शारीरिक मानसिक क्षमताओं के स्वरूप में जो क्रमगत परिवर्तन होते हैं, क्रमगत मतलब लगातार परिवर्तन जो होते रहते हैं, और उन्हीं को विकास कहते हैं। यानी कि चाहे वो शारीरिक परिवर्तन हो, चाहे मानसिक क्षमताओं का परिवर्तन हो, उसके स्वरूप में जो क्रमगत परिवर्तन होते रहते हैं उसको हम क्या, विकास कहते हैं। जैसे आज आपको जितनी जानकारी है, आज के 10 साल बाद आपको और अधिक जानकारी है। आज आपकी एज 5 ईयर है, 5 ईयर में आप कितना सीखते हैं, आपका शरीर कितना वेट है, लेकिन आगे 10 साल के बाद आपका शरीर का वेट भी अधिक होगा और आपकी मानसिक क्षमता भी अधिक होगी, आप अधिक सीखेंगे। तो ये आपका क्रमिक परिवर्तन है, ठीक है। शारीरिक विकास में साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। मानसिक विकास का आशय ज्ञान भंडार में वृद्धि से है, यानी ज्ञान के भंडार में आपकी कितनी वृद्धि हो रही है, आप पहले कितना सीखे थे उससे 4 के साल बाद कितना सीख रहे हैं, तो वो ज्ञान के भंडार में वृद्धि हो रही है। मानसिक विकास की प्रक्रिया आजीवन चलती है। जो मानसिक है, आदमी ऐसा नहीं कि सीखने की उम्र होती है कि वो 20-50 साल तक सीखेगा उसके बाद नहीं सीख पाएगा, ऐसा नहीं है। ये आजीवन चलती रहती है, चाहे आप 70 साल के, 80 साल के, 100 साल के क्यों ना हो जाए, तब भी ये प्रक्रिया आपकी कुछ ना कुछ आप सीखते रहेंगे, ठीक है। मानसिक विकास का अर्थ मानसिक शक्तियों का उदय होना तथा व्यक्ति में उस क्षमता का विकास होना जिससे परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को समायोजित करना, ठीक है, या समायोजित कर सके। मानसिक विकास के अंतर्गत समझने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, क्षमता, तर्क समस्या शक्ति आज सम्मिलित है। देखिए मानसिक का मतलब क्या, हमारे सीधे सीधे माइंड से, मस्तिष्क से रिलेट कर ले। अब मस्तिष्क से हम क्या कार्य करते हैं वो आप देखो, शक्ति
क्या क्या है समझने की शक्ति, भाई समझेंगे तो हमें दिमाग की जरूरत पड़ेगी, किसी को याद करेंगे, स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, तो इसमें किसकी हमारे दिमाग की जरूरत पड़ेगी। तो तर्क, अगर हम किसी को तर्क कर रहे हैं, मान लो किसी ने कोई हमसे एक क्वेश्चन किया और फिर उसका हमने तर्क किया, ठीक है, उसने गलत जवाब दिया, हमने उसका तर्क करके बताया ये नहीं ये होगा, तो हमारे दिमाग की जरूरत पड़ी ना। तो आप ये देखें मानसिक से वही सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हमें दिमाग से सोचने की जरूरत पड़ेगी, वो सब मानसिक विकास के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, मानसिक विकास शक्ति में होने वाली सूझबूझ जिसके परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में परिमार्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास का क्या अध्ययन क्यों जरूरी है। ठीक है, तो प्रत्येक अवस्था में विकास को निम्नांकित पक्षों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे एक शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, भाषा विकास है, सृजनात्मक विकास है। ये अलग अलग प्रकार के सभी भाग हैं। ठीक है, और इसमें शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है, उसी प्रकार से मानसिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है, संवेगात्मक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में ये कवर कर लेंगे कि एक एक करके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास। और आज यहीं तक हम रखते हैं और नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी ही मिलेगी। ठीक है, और ज़रूर क्लास को लाइक किया करें एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, ठीक, क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।